नमस्कार। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए संचालित सामान्य हिंदी के 500 प्रश्नों की इस बृहद श्रृंखला में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। और क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। देखते हैं 126वां प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। 126वां प्रश्न हमारा क्या कहता है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध की बात कर रहा है। अभ्यस्त, अभियस्त, अभ्यस्त और अभयस्त। तो यहाँ अभ्यस्त होगा या अभ्यस्त होगा, यह कौन सा शुद्ध है। यहाँ वर्तनी शुद्धि की बात करिए। प्रश्न यह पूछ रहा है कि वर्तनी शुद्धि क्या है। तो अब इसका उत्तर जब हम लोग देखेंगे तो अभ्यस्त इसका शुद्ध रूप है शेष, अशुद्ध यानी उत्तर इसका सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मानव मात्र को गीता के महात्म्य यहाँ दिया हुआ है। इस रेखांकित शब्द से परिचित होना अनिवार्य है और इस रेखांकित शब्द को क्या कह रहा है कि शुद्ध करें। यहाँ जो शब्द रेखांकित है ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध करना है। वर्तनी शुद्धि की बात हो रही है। तो महात्म्य होगा या महात्म्य होगा, महात्म्य होगा या महात्म्य होगा। इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो इसका जो शुद्ध वर्तनी है वो महात्म्य होता है। शुद्ध वर्तनी बी है। आंसर के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण वर्तनी शुद्धि को भी हम लोग देख ले। इधर अशुद्ध वाक्य अशुद्ध शब्द है और इधर शुद्ध शब्द है। जैसे अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। अत्युक्ति की जगह अत्युक्ति होता है। अद्यपि की जगह अद्यापि होता है। अनाथिनी की जगह अनाथा होता है। इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन किया जाए, यानी कि ये ठठेरा पुल्लिंग है और इसको यदि स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या होगा। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, ठठेरी होगा, ठठेरीन होगा या ठठारी होगा या ठठेरिनी होगा। तो जैसे कई शब्दों का लिंग परिवर्तन हम लोग करते हैं तो उसमें हमें यह समझ में आता है कि लिंग परिवर्तन में ठठेरिन ही शुद्ध होना चाहिए। तो अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हम लोग बनाते हैं तो ठठेरा का क्या होता है, ठठेरिन होता है। ऐसे ही कुछ अन्य शब्द हैं जिनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जिसको कि हम लोग यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। दाता, दात्री, अभिनेता, अभिनेत्री, वक्ता, वक्त्री, ऐसे सेवक, सेविका, पालक, पालिका, पाठक, पाठिका, आत्मज, आत्मजा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बधू का बहुवचन रूप होगा। बधू जो एक वचन में है, अब यहाँ वचन की बात कर रही है, इसका बहुवचन क्या होगा।
बधुएं होगा या बधुएं होगा या बधुओं होगा या बधुए होगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ बधु में दीर्घुकार लगा है, यहाँ पर अंतर केवल ध में हर्षुकार और दीर्घुकार का है और इसी में से हमें चुनना है। तो कभी कभी हम लोगों को ध्वनियों के आधार पर भी काम कर लेना चाहिए। जैसे बधुएं, बधु यानी दीर्घुकार है। अब इसके बाद जैसे ही ए लगाएंगे हम तो यहाँ क्या हो जाएगा, ध में हर्षुकार हो जाएगा यानी लघु की मात्रा हो जाएगी। तो हमारा शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, बधु का बधुएं होगा। और कुछ अन्य जो है हमारे पास ये एक वचन है और इधर जो है इन शब्दों का बहुवचन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह खा रहा था, मैं एक शब्द है, वह खा रहा था। खा रहा था कौन सा काल है, बात को समझते चलिए। वह खा रहा था, तो प्रथम दृष्टया तो यह लग रहा है कि भूतकाल है, लेकिन भूतकाल में कौन सा भूतकाल है ये हमको समझना है। भूतकाल के चूंकि 6 भेद हैं तो थोड़ी सी चर्चा हम लोगों को इसके बारे में कर लेनी चाहिए कि ये जो बी है ये सही आंसर है और यह अपूर्ण भूत है, क्योंकि अभी खा रहा था, क्रिया संपादित हो रही है। क्रिया जब समाप्त होने के समय का बोध होता है, स्पष्ट बोध होता है, तो वो पूर्ण भूत होता है। लेकिन क्रिया अभी चल रही है और उसको ये कहा जा रहा है कि वह खा रहा था, यानी कि क्रिया समाप्त नहीं हुई है या क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, अतः ये क्या होगा, अपूर्ण भूत होगा। और भूतकाल के जो 6 भेद हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, हेतु, हेतुमत भूत और संदिग्ध भूत, ये भूतकाल के 6 भेद हैं। 6 प्रकार से भूतकाल को हम समझते हैं। प्रश्न अगला है कि ठीक समय पर आ जाना वाक्य में कौन सा कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान है या अधिकरण है। तो यहाँ पर प्रश्न की प्रकृति या वाक्य की प्रकृति को यदि हम देखते हैं तो एक चीज समझ में आता है कि इसमें आदेश देने की बात हो रही है, और आदेश आप किसको देंगे, जिस पर आपका अधिकार हो। तो कहीं ना कहीं इशारा हमारा डी की तरफ है, अतः उत्तर डी हमारा सही है। अब अधिकरण कारक को सामान्य अर्थों में समझने के बाद थोड़ा सा संप्रत्यय अधिकरण कारक को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है कि कहीं कहीं पर विभक्तियों का लोप हो जाता है संप्रत्यय में, और उसकी जगह पर क्या होता है, किनारे, आश्रय, दिनों, यहाँ वहाँ, समय आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। और चूंकि किनारे, आश्रय और दिनों जैसे पद स्वयं सप्रत्यय है, तो ये जो सप्रत्यय है तो इनको क्या कहा जाएगा कि सप्रत्यय अधिकरण कारक। जैसे यहाँ वहाँ, समय आदि पदों का अर्थ भी सप्रत्यय अधिकरण कारक का ही है। ठीक है, तो ये सप्रत्यय को हम लोग समझ रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। राम सीता से सुंदर है। अब यहाँ तुलना करने की बात हो रही है, राम सीता से सुंदर है, और पूछ रहा है कि वाक्य में कौन सा कारक है। भाई तुलना कारक तो पढ़ाया नहीं गया, लेकिन यहाँ हमको समझना होगा कि जो अपादान कारक है, इस अपादान कारक का प्रयोग केवल अलगाव में ही नहीं होता, अलगाव या बिलगाव में ही नहीं होता, बल्कि इसका जो प्रयोग, इस कारक की विभक्ति का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, उसका प्रयोग होता है तुलना करने में, लजाने में, शर्माने में। और काफ़ी व्यापक तरीके से हम लोग कारक और विभक्ति को पढ़े हैं अपने पेड लेक्चर में। हिंदी की जो पेड लेक्चर हैं आपके कोर्स के लिए जो डिजाइन किया गया, उसमें हम लोग काफ़ी विस्तार से इसको पढ़े हैं, आप वहाँ जा करके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि राम सीता से सुंदर है। यहाँ राम की तुलना सीता से की जा रही है या सीता राम की तुलना आपस में की जा रही है, अतः यहाँ पर कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। रचनाकार में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष या बहुब्रीहि समास। तो अब थोड़ा सा बहुब्रीहि को हम लोग समझ रहे हैं कि 2 पद मिल करके, अब पहले अव्ययी को समझ लें। जो अव्यय है यानी जिसमें कोई विकार न हो। बहुब्रीहि समास ये कहता है कि जिसके दोनों पद प्रधान न हो, बल्कि दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करते हो। तत्पुरुष समास ये कहता है कि जिसका प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है, या इसको ऐसे समझे जिसमें बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है। और इस समास में आने वाले कारक चिन्हों, कौन कौन से कारक चिन्ह, को, से, के लिए, का, के, की में आदि का लोप हो जाता है। ये कारक चिन्ह है जिनका कि लोप हो जाता है।
ठीक। अब रचनाकार की हम लोग जब बात करते हैं तो रचनाकार में जो प्रथम खंड है यानी रचना है वह विशेषण है, यानी प्रथम पद इसमें विशेषण है और उत्तर पद इसका प्रधान है। तो इस आधार पर हम देखेंगे तो यह तत्पुरुष समास होगा, लेकिन रचना करने वाला में जो कारक चिन्ह है इसके लोप होने के कारण ये क्या हो जाएगा, तृतीय तत्पुरुष यानी करण तत्पुरुष होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेखबर में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास। तो जैसा कि हम लोग अभी समास के बारे में विस्तार से चर्चा किए थे, एक एक लाइन इसकी व्याख्या को देखे थे, तो यहाँ बेखबर में ये अव्यय प्रतीत होता है, अतः कौन सा समास होगा हमारा, अव्ययी भाव समास होगा। थोड़ा सा अव्ययी भाव समास के बारे में हम लोग ये जाने थे कि जो अव्यय होता है जिसमें कोई विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्ययी भाव के रूप में समझते हैं। लेकिन मूल रूप से परिभाषिक शब्दों में इसको यदि परिभाषित किया जाए, शाब्दिक अर्थों में इसको देखा जाए तो ये कहता है कि जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक पद यानी समस्त पद मिल करके अव्यय हो जाए, उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक, सरल शब्दों में बात की जाए तो पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास हम लोग कहते हैं। अव्यय का मतलब तो ये हम समझ रहे हैं ना कि जिसका व्यय न हो, यानी जिसमें कोई विकार उत्पन्न न हो, जिसका व्यय ही न हो वो अव्यय होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है। अब देखिए यहां पर संधि क्या है, तो जब भी संधि स्थल हम लोग देखेंगे पहले इसके संधि स्थल को समझिए। उच्छिष्ट, तो संधि स्थल जो है वो यही भाग है। ये भाग कैसे है, तो अब यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि पहले तो ये जान लें कि ये कौन सी संधि है। उत धनशिष्ट, उत धनशिष्ट, उत धनशिष्ट और उधन शिष्ट। तो इसका मतलब ये जब विकल्प हम लोग देखते हैं तो विकल्प यह बताता है कि ये जो भाग है यही संधि स्थल है, और इस संधि स्थल को यदि हम पकड़ लिए तो हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि चूंकि उच्छिष्ट का संधि ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि कैसे है, व्यंजन संधि जब हम विकल्प देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि इसके दोनों भागों में यानी पूर्व पद भी हो गया और उत्तर पद, दोनों भागों में केवल व्यंजन का ही संयोग मिल रहा है हमें, और स्वर इसमें नहीं है। ठीक है, तो अब यह कहता है कि यदि त का मेल स से हो तो त का च और श का छ बन जाता है। तो इस आधार पर जब हम देखते हैं व्यंजन संधि में त के नियमों के आधार पर, तो यहाँ क्या होता है कि त जो होगा वो च में बदलता है और स के किस में बदलता है, छ में बदलता है, और इस पर मात्रा ज्यों की त्यों हर्षिकार लगी रहती है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो उत्तर होगा ये च का त मूल रूप में होगा और छ का श मूल रूप में होगा। तो अब हमारा सही उत्तर बी है। ठीक, उत्धन शिष्ट, उच्छिष्ट। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, 2, 6, 3 या 8। वाक्यों का वर्गीकरण जब हम लोग करते हैं वाक्य का वर्गीकरण, तो यह मूलतः कितने प्रकार का होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 दृष्टियों से होता है, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य को मुख्यतः 3 प्रकार से हम लोग समझते हैं, सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद को हम लोग जानते हैं, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ये अर्थ के आधार पर हैं और ये रचना के आधार पर। अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। काम समाप्त करो और जाओ। उसने गलत काम करके अपयश कमाया, यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा, पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। ये 4 वाक्य हैं, इसमें से हमें संयुक्त वाक्य का चयन करना है। अब संयुक्त वाक्य की बात करते हैं तो पहले संयुक्त वाक्य को हम लोगों को समझना होगा। संयुक्त वाक्य यह कहता है कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी उपवाक्य क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। मिश्र वाक्य में ऐसी संभावना नहीं है। मिश्र वाक्य यह कहता है कि 2 साधारण वाक्य हो जिसमें एक प्रधान हो और दूसरा आश्रित हो। लेकिन संयुक्त वाक्य यह कहता है कि 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो
लेकिन जो भी उपवाक्य हो वो क्या हो, प्रधान हो, और ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य हम लोग कहते हैं। तो अब यहाँ पर दो उपवाक्य हम लोग देखते हैं कि काम समाप्त करो, यह भी प्रधान है, इसकी भी अपनी प्रधानता है, और जाओ, इसकी भी प्रधानता है। अतः हमारा उत्तर क्या होगा, ए सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर एक वाक्य है जो अशुद्ध है, उसको हम लोग शुद्ध करेंगे। शुद्ध करेंगे का मतलब यह है कि उसी को चुनेंगे। यदि हमको ये समझ में आ गया कि यह अशुद्ध है तो फिर उसको शुद्ध करने की नौबत ही नहीं आएगी, वहाँ टिक लगा करके हम लोग निकल लेंगे। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, ठीक है। माता पिता पूज्यनीय हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। तो प्रथम दृष्टया तो ये चारों वाक्य सही हैं, लेकिन यहाँ पूज्यनीय की जगह क्या होता है, पूजनीय होता है, पूज्यनीय नहीं होता। अतः शाब्दिक वर्तनी अशुद्धि के कारण यह वाक्य जो है हमारा गलत है, और इसलिए हमारा उत्तर बी सही होगा। कुछ अन्य वाक्यों के उदाहरण देख लिया जाए। प्रातः काल के समय टहलना चाहिए। अब जब यहाँ काल हो ही गया तो समय का कोई मतलब नहीं है। प्रातः काल टहलना चाहिए ये हो जाएगा, या प्रातः समय मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ कि बशर्ते कि तुम मेरा कहा मानो, ठीक है। अब यहाँ पर तुम का कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बशर्ते मेरा कहा मानो, ये भी हो सकता है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिसको कि हम यहाँ देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग का चयन कीजिए। जैसे भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर ये है एक तो अशुद्ध है, देश है होगा, कोई त्रुटि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र हो सकता है, लोकतांत्रिक देश की बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द होगा, शुद्ध वाक्य जो होगा वो क्या होगा, लोकतांत्रिक की जगह लोकतंत्र हो जाएगा। लोकतांत्रिक देश की जगह क्या होगा, लोकतंत्र होगा, कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक। इसी तरीके से अशुद्ध एवं शुद्ध वाक्य के कुछ और उदाहरण है। जैसे चिड़िया गा रही हैं, तो चिड़िया गाती नहीं, चिड़िया चहकती हैं। तो यहाँ शुद्ध रूप से हम लोग ये कहेंगे कि चिड़िया गा नहीं रही है बल्कि चिड़िया चहक रही है। ऐसे ही कर्मवान व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है, तो यहाँ कर्मवान की जगह कर्मवीर होना चाहिए। अब कर्मवान यहाँ लिख दिए और वहाँ भाग्यवीर लिख दीजिए, तो ऐसा नहीं चलता है। कर्मवान नहीं होगा, कर्मवीर होगा और भाग्यवान होगा। इस तरीके से शब्दों का सही चयन हमें करना चाहिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक योजक चिन्ह, एक चिन्ह है ये, और इसके बारे में कह रहा है कि विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है किस में, विवरण चिन्ह में, लाघव चिन्ह में, तुल्यता सूचक में या संयोजक में। तो संयोजक में ये होगा नहीं, लाघव चिन्ह में भी इसका प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ अब एक बात समझिए इसको ऐसे, इसमें कहीं कुछ गलत तो नहीं है, 2 धन 2 बराबर 4 ही होगा, यही होता है ना। यहाँ गणितीय दृष्टिकोण से तो ये सही है। अब गणितीय दृष्टिकोण से ये सही किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो ये चिन्ह लगा है वो ये बता रहा है कि इसकी तुलना और इसकी तुलना एक बराबर है, यानी दोनों का वेटेज, दोनों का जो भार है वो एक बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो चिन्ह है यह क्या करता है, दोनों पदों की तुलना करता है, दोनों पदों की तुलना कर रहा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तुल्यता सूचक, ठीक। तो और कुछ पूर्ण विराम के बारे में हम लोग जान लें। पूर्ण विराम ये है, अल्प विराम का चिन्ह ये, अर्ध विराम का चिन्ह हम लोग ऐसे लगाते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह ये है, विस्मयादिबोधक का चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक, संक्षेप में, योजक चिन्ह, रेखिका, निर्देशक, अपूर्णता सूचक, त्रुटिबोधक और समाप्ति सूचक। ये 14 प्रकार के चिन्ह हैं जिसको कि हम लोग इस तरीके से समझते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत का प्रयोग किसी वर्ण में कैसे कब करते हैं, तो ह की ध्वनि के लिए ऐसा नहीं है, नाक से उच्चारित, यह नसिका हो गया, नाक और मुंह से उच्चारण के लिए ये गलत है। तो वर्ण के बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए कोई भी
वर्ण को जब हम उच्चारित करते हैं उसमें स्वर का संयोजन नहीं होता है तो वहाँ हम लोग हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी व्यंजन हो कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के वह बोला नहीं जा सकता, और व्यंजन जो है स्वतंत्र नहीं है स्वर की तरह, बल्कि ये किस पर आश्रित है, अपनी पूर्णता के लिए स्वर पर आश्रित है। अतः हलंत का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि जब किसी भी व्यंजन में से अ निकल जाए या स्वर को हम लोग निकाल देते हैं तो उसका जो मूल स्वरूप होता है वो हलंत लगा करके स्पष्ट किया जाता है कि इसमें स्वर का संयोजन नहीं है। यहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं। अब थोड़ी सी व्याख्या के बारे में हम लोग इसको देख लें। और ये जो विराम चिन्ह है ब्राह्मी लिपि से व्युत्पन्न लगभग सभी लिपियों में प्रयुक्त एक चिन्ह है, चाहे हलंत की बात कर लें या विराम की बात कर लें, ये ब्राह्मी लिपि से व्युत्पन्न होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। गुलर का फूल होना का अर्थ है, मुहावरा है और इसका अर्थ पूछ रहा है कि इस मुहावरे का या लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो गुलर का फूल होना, अब गुलर का फूल बहुत कम लोग देखे हैं, नाम तो सभी लोग सुने हैं। तो गुलर का फूल होना बड़ा आम बोलचाल की भाषा में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं और इसका अर्थ होता है दुर्लभ वस्तु। उत्तर सी हमारा सही है। कुछ और महत्वपूर्ण लोकोक्तियों के बारे में हम लोग जान लें। अंधों में काना राजा, अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ता, अजल गगरी छलकत जाए, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इलायची बांटना का क्या अर्थ है? इलायची बांटना भी एक उक्ति है और इसका अर्थ क्या है? तो सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर होता है इलायची बांटना का, वो उत्तर होता है दावत देना। और इसी तरीके के कुछ और मुहावरे भी हमारे हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल, या पहले तोलो पीछे बोलो लोकोक्ति का अर्थ है बात सोच समझ कर करनी चाहिए, या पहले घर में फिर मस्जिद में। तो ये कुछ लोकोक्तियाँ हैं जिनके के गूढ़ अर्थ होते हैं और एक विशिष्ट अर्थों में इनका प्रयोग किया जाता है वाक्यों में। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो वे हैं, यानी वाणी से भी और अभिनय से भी जो प्रकट होता है वो क्या है? वो संचारी भाव है, विभाव है, अनुभाव है या भाव है। तो निश्चित रूप से प्रयास के द्वारा या वाणी और अंगों के अभिनय के द्वारा जो प्रकट होता है उसको अनुभाव के रूप में हम लोग समझते हैं। और अनुभाव क्या, चार तरीके से अनुभव को हम लोग समझते हैं। कायिक अनुभव जो कृत्रिम आंगिक चेष्टाओं के द्वारा प्रकट होते हैं वो कायिक अनुभव होते हैं। वाचिक अनुभव जो वाणी से उत्पन्न होते हैं उसको वाचिक अनुभव के रूप में हम लोग समझते हैं, वाणी से जो किया जाए। और उसके बाद आहार्य होता है जो विशिष्ट वेशभूषा से उसको संप्रेषित किया जाता है। और चौथा क्या होता है अनुभव का? चौथा सात्विक अनुभव होता है। तो रस के लिए सात्विक भाव भी अनुभव ही है और सत्व का अर्थ होता है रजोगुण और तमोगुण से रहित मन। ठीक है, और इससे जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग सात्विक कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। कीर शब्द का सही अर्थ है, कीर शब्द का सही अर्थ क्या है? कील है, कीड़ा है, हाथी है या तोता है। तो इसके सही अर्थ को जानने के लिए हमें इसकी व्याख्या को देखना होगा। और कीर शब्द का सही अर्थ तोता है, यानी कि तोता का पर्यायवाची कीर होता है। और अन्य अर्थों में कीर को यदि देखा जाए तो बहेलिया भी होता है। कश्मीर देश का एक नाम भी कीर है और कश्मीर के निवासी को भी कीर कहा जाता है। इसी तरह से कुछ अन्य अनेकार्थी शब्दों को हम लोग देख लें, जैसे सारंग हो गया, शिव हो गया, हरि हो गया। तो शिव का भाग्यशाली होता है, महादेव होता है, श्रृंगाल भी होता है, देव भी होता है, मंगल भी होता है। हरि का हाथी, विष्णु, इंद्र, पहाड़, सिंह, घोड़ा, सर्प, बानर, मेढक। अब जैसे सर्प और मेढक की बात किया जा रहा है तो एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है जो आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होता है कि हरि से मिलने हरि गए, वे हरि हरि के पास, ये हरि हरि से मिले, वो हरि भये उदास। यानी कि यहाँ केवल हरि की ही बात हो रही है। हरि से मिलने हरि गए, वे हरि हरि के पास, वो हरि हरि में मिले, तो ये हरि भय उदास। इसका मतलब यह है कि यहाँ एक ही शब्द हरि के कई अर्थ हैं। हरि माने सर्प, ये हरि हरि से मिलने गए, मतलब सर्प किससे मिलने गए? दूसरा हरि मेढक हो गए। और तो मेढक ने क्या काम किया? वो तीसरे हरि के पास गए, यानी पानी के पास वो चले गए। सर्प मेढक के पास गया और मेढक पानी के पास। अब वो हरि हरि में मिले, यानी मेढक जैसे ही पानी में मिला तो ये हरि भय उदास।
यानी कि सर्प उदास हो गए। तो इसी तरीके से हरि के अनेकार्थी शब्दों को हम लोग जब समझते हैं तो सर्प, बानर, मेढक, यमराज, ब्रह्मा, शिव, कोयल, किरण, हंस आदि ये हरि के अनेकार्थी शब्द हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य क्या है? तुलसी और सुर, अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तुलसी और सुर, यहाँ क्या हमें स्पष्ट कुछ हो रहा है? स्पष्टता देखनी है, अर्थ के आधार पर इसकी कसौटी हम लोग कसेंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सुर ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सुर श्रेष्ठ कवि हैं। लेकिन क्या यह उचित नहीं होता कि तुलसी और सुर को पहले ही लिख करके और क्रमशः लिख दिया जाए? तो अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, तो जैसे ही क्रमशः लिखा गया है तो तुलसी अवधि के और ब्रजभाषा के सुर, यानी सुर और तुलसी और सुर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो अतः इस आधार पर हमारा उत्तर डी सही होगा। और शुद्ध अशुद्ध कई तरीके से होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण संबंधी भी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। जैसे वह लगभग दौड़ रहा था, तो लगभग क्या होता है भाई? या तो दौड़ेगा या तो चलेगा, लगभग क्या होता है? तो ये क्रिया विशेषण की अशुद्धियाँ होती हैं, जिसका कि अवांछित प्रयोग होता है। वह दौड़ रहा था। ऐसे ही कुछ आगे हम लोग बढ़ते हैं। हिंदी खड़ी बोली अपभ्रंश से विकसित हुई। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो हिंदी खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई? मागधी से, ब्राचर से, सौरसैनी से या अर्धमागधी से? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि खड़ी बोली हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। और खड़ी बोली बहुल क्षेत्र कौन कौन से, थोड़ी सी चर्चा इस पर हम लोग करेंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। खड़ी बोली मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अंबाला, कलसिया और पटियाला के पूर्वी भाग, रामपुर और मुरादाबाद, ये खड़ी बोली का क्षेत्र है। गुरु जाटकी या हरियाणवी एक प्रकार से पंजाबी और राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली ही है, जो दिल्ली, करनाल, रोहतक, हिसार और पटियाला, नाभा, जिंद के ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। यहाँ अन्यथा का प्रयोग होगा नहीं, परिणामतः, अतएव और अस्तु, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, थोड़ा थोड़ा। अतः शब्द भी जब हम अपनी बात कहते कहते कुछ कहते हैं तो वहाँ निष्कर्ष की बात करते हैं। तो निष्कर्ष जब निकलता है कि हम लोग जा रहे थे और तब तक रास्ते में किसी ने टोक दिया, अतः हम लोग वहाँ रुक गए। ये कारण बता रहा है, अतः कारण बता रहा है। दूसरा ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन देख अशुद्धि को समझिएगा कि अशुद्धि कहाँ हो रही है, मैं कहाँ अशुद्ध हूँ। जैसे हम लोग जा रहे थे और रास्ते में किसी ने टोक दिया, परिणामतः या परिणाम स्वरूप हम लोग रुक गए। तो ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है, क्योंकि रुकना एक क्रिया तो है लेकिन परिणाम नहीं है किसी का। दूसरे अर्थों में अस्तु, हम लोग जा रहे थे, किसी ने टोक दिया, अस्तु हम लोग रुक गए। अस्तु जो है बात को, ये निष्कर्ष के रूप में इसका प्रयोग होता है, लेकिन किस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं यहाँ हम लोग ये समझेंगे। और अतः का जो शाब्दिक अर्थ है वो इसलिए होता है। अब जब शाब्दिक अर्थ की हम लोग बात करेंगे और अतः का शाब्दिक अर्थ इसलिए है, तो अतएव का भी शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसलिए है। अतः इसलिए कारण बोधक अव्यय के साथ समानार्थी की श्रेणी में भी आते हैं। इस प्रकार उत्तर हमारा बी सही होगा। अन्यथा जो है निषेध बोधक अव्यय है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नहीं, तो लोग नहीं कहते कि अन्यथा मत लीजिएगा। या चेतावनी देने के क्रम में भी अन्यथा का प्रयोग होता है। जैसे एक प्रसंग आता है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं और लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लगी हुई है और संजीवनी बूटी लाना है। सुसैन वैद्य कहते हैं कि नहीं, सूर्योदय से पहले आ जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ बूटी आ जानी चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, बूटी लाने तो हम चलेंगे भैया। लेकिन बात यह होती है कि यदि ये काल गति यानी सूर्य उदय हो गए तब क्या होगा? तो हनुमान जी ने इनको चेताया बढ़िया से कि इन्होंने इनको चेतावनी दिया कि जब तक मैं ना लौटूं तब तक आप
तब तक उदय नहीं होना। और इसके बाद यह निवेदन करने के बाद वो कहते हैं कि अन्यथा दिनकर यह याद रहे कि अंजनी तनय से पाला है, मतलब नहीं तो तुमको यह याद रहे, ये चेतावनी दे रहे हैं। अपनी बात कहने के बाद लोग चेतावनी देते हैं, उसमें नहीं कहते हैं कि यदि ये काम करोगे, ये काम कर दो, वरना या नहीं तो अक्सर अन्यथा का जो प्रयोग होता है वो निषेध बोधक होता है। और इसका शाब्दिक अर्थ नहीं तो है जो नकारात्मक निपात के अंतर्गत आता है। अस्तु पर्याप्ति बोधक क्रिया है, यानी यह पर्याप्ति बोधक क्रिया विशेषण है। और परिणामतः का शाब्दिक अर्थ होता है निष्कर्षतः। तो यहाँ पर शाब्दिक अर्थों के आधार पर हम देखें तो अतः का अर्थ इसलिए होता है अतः या निष्कर्षतः। अब यहाँ हम निष्कर्षतः का प्रयोग करते हैं, निष्कर्षतः हमारा सही उत्तर बी होगा, अतएव। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, किस रस को रसराज कहा गया? बड़ा सुंदर है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से ऑप्शन सी सही है, और श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है, अरे ये दो भागों में इसको बांटा गया है, एक संयोग और दूसरा वियोग या विप्रलंब। ठीक, जहां मिलन की बात हो, नायक और नायिका प्रधान होता है, जहां मिलन की बात हो, प्रेम की बात हो, वहां संयोग रस होगा। और प्रेम के साथ साथ जहां वियोग की बात हो, एक दूसरे से दूर जाने की बात हो, उसे विप्रलंब अथवा वियोग रस हम लोग कहते हैं। और श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है, मतीराम ने श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है, और इसका स्थायी भावरती होता है। ठीक, इस तरह से हम लोगों का 25 प्रश्नों की ये श्रृंखला समाप्त होती है। फिर हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए